ओके गाइस, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी चेंज इन पीएसआर। देखो, सबसे पहले आप बात समझो कि चेंज इन पीएसआर के केस में कहानी क्या बनती है। देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म की डीड होती है, जो फर्म की डीड होती है, अगर उसमें आप किसी भी वजह से ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो वो सिचुएशन होती है रिकंस्टिट्यूशन की। और जब भी आपकी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उस समय आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो रिकंस्टिट्यूशन जो है फर्म का, उसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑल्टरेशन, मतलब पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस समाप्त हो जाना और नई टर्म्स एंड कंडीशंस का जन्म होना। ठीक है, तो वो सिचुएशन है हमारी रिकंस्टिट्यूशन। और क्या कंडीशंस होती है, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है? तो 3-4 कंडीशंस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। सबसे पहले हो गया, अगर पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। या फिर अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा है, वो भी रिकंस्टिट्यूशन का एक सिचुएशन है। कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या पूरी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन नहीं आता है ना, डिसोल्यूशन नहीं आता। तो ये कुछ कंडीशंस है जो रिकंस्टिट्यूशन की होती हैं। तो जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो आपको एक स्पेसिफिक तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ती है। तो उसी में हमारा सबसे पहला वाला चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। मतलब नॉर्मली कोई खास सिचुएशन नहीं है, बस पुराने पार्टनर अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो गाइज, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो 4 से 5 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फाइंड आउट न्यू पीएसआर। अगर आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो आपको न्यू पीएसआर फाइंड करना पड़ेगा। और न्यू पीएसआर फाइंड करने के साथ साथ आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको गेन रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जब पुराने पार्टनर अपने रेशियो को चेंज करेंगे। तो आपको पहली स्टेप जो क्वेश्चन के अंदर लेनी पड़ेगी, अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है तो आपको न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड है। अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो उस कंडीशन को फॉलो करके न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। क्या, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, सब अभी बताऊंगा। तीसरे नंबर पर आपको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर ध्यान देना है वो है आपका रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और फ्री रिजर्व्स। जो आपके फ्री रिजर्व्स हैं और आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको समझना है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से समझने हैं। अब इन 5 टॉपिक के बुक्स क्लोज कर दो। अब इन 5 टॉपिक्स के पहले मैं आपको सारे रूल्स समझा दूं ढंग से, ताकि जब मैं आपको एक डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका माइंड सेट हो कि हम क्या कर रहे हैं। पहले सारी एंट्रीज, सारे रूल्स रिकॉल करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें, सबसे पहले बेटा अगर अपन लोग बात करें इसके अंदर कि फाइंड आउट न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो, तो भाई देखो ऐसा है, सीधी सी बात यह है कि न्यू पीएसआर अगर आपको फाइंड करना है तो वो मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे फाइंड करना है, क्योंकि वो कंडीशनली भी होता है। बस 5 मिनट और पक्का। तो न्यू पीएसआर अगर मैं फाइंड करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर और ओल्ड पीएसआर गिवन है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको सैक्रिफाइस्ड
प्रॉफिट शेयर पता होना चाहिए, और सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएस माइनस न्यू पीएस, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, तो आपको सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। और अगर आपको गेन रेशियो पता करना है, तो गेन रेशियो पता करने के लिए आपको गेन्ड, हर पार्टनर का गेन्ड या गेनिंग पार्टनर का गेन्ड प्रॉफिट शेयर पता होना चाहिए, और गेन्ड प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पलटना पड़ेगा, न्यू पीएस माइनस ओल्ड पीएस। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी फर्स्ट कंडीशन की, बाकी पूरा क्वेश्चन में समझ में आएगा। सेकंड, गुडविल का एडजस्टमेंट क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि निकालना क्यों है सेक्रीफाइस रेशियो, वो भी आप समझो। होता यह है कि अगर जब हम अपने रेशियो को चेंज करते हैं, जब ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में चेंज करते हैं, तो उस रेशियो को चेंज करने से हो सकता है कि पहले के कंपैरिजन में किसी पार्टनर को गेन हो रहा हो और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जो गेन कर रहा है, और अगर एक से ज्यादा पार्टनर गेन कर रहे हैं तो वो सभी मिलकर के, एक या एक से ज्यादा लोग अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको कंपनसेट करेंगे। तो इसलिए कंपनसेट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनसेशन किया जाएगा वो कंपनसेशन किस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा, कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा, उसके लिए चाहिए होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसके लिए आपको फर्म की गुडविल चाहिए, जिस दिन आप रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं उस दिन फर्म की गुडविल का आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उस गुडविल के बिहाफ पर सेक्रीफाइस्ड और गेन रेशियो के बेसिस पर आप अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकाल सके और कंपनसेट कर सके। इस वजह से सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकाला जाता है, क्योंकि जो लोग गेन कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति गेन कर रहा है तो एक व्यक्ति, अगर एक से ज्यादा पार्टनर गेन कर रहे हैं तो वो लोग अपने गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे, और जिनको वो लोग कंपनसेट करेंगे यानी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को सेक्रीफाइस मिलेगा, सेक्रीफाइस करने के कारण पूरा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उन लोगों में वो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस वजह से सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो, मेरी वीडियोस देख लेना। अब उसके बाद मुद्दा ये है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो समझो जो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट है, आपको एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट, अगर फिक्स्ड नेचर कैपिटल है तो करंट अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, बंद कर दो फैन बेटा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को आप लोग करेंगे क्रेडिट। एक बात ध्यान रखना है, यहां पर जो चीज होगी वो होगा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। गलती मत कर देना, पूरी फर्म की गुडविल मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन होगा, और वो निकलेगा कैसे वो भी समझ लो। उसका फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन निकालने का फॉर्मूला होता है फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल इनटू गेन पीएस। हर एक पार्टनर के गेन पीएस को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस पार्टनर की कितनी कैपिटल डेबिट करनी है, वो होगा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। किस रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये है आपका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। इस फॉर्मूले की मदद से आपका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकलेगा, और फिर जो भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आएगा उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आप यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। गुडविल के अंदर एक तो रूल ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा गुडविल के अंदर जो दूसरा रूल है वो ये है बेटा, अच्छा इसके अलावा एक रूल गुडविल का ये है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है, उसके अंदर असेट साइड में गुडविल दी हुई है, जैसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, तो बच्चों उसका रूल होता है एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो उसको आपको राइट ऑफ करना है, और वो सभी पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट
डेबिट टू गुडविल। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो रेशियो होगा वो ओल्ड पीएसआर होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो गुडविल में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। उसके बाद थर्ड रूल है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और फ्री रिजर्व्स वगैरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए इसके अंदर अब आपको क्या समझना है बेटा, सबसे पहले आप समझिए कि जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, तो उन फ्री रिजर्व जिनका कोई यूज नहीं है, जो फ्री रिजर्व है, जो हमारे रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर जो हमारे फ्री रिजर्व है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उस फ्री रिजर्व को सभी पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी आपकी फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो होगी आपकी रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व है उसका नाम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, और सेम प्रोसीजर होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ, जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेसिकली है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बेटा एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। दो होते हैं हमारे, ये हमारे थे फ्री रिजर्व, एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में दो रिजर्व है जिनका नाम है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड या रिजर्व, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इनके अपने स्पेशल केसेस है। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात करें तो इसके 3-4 रूल्स है, वो हमें अच्छे से समझने पड़ेंगे। क्या रूल है कि रिकंस्टिट्यूशन वाले दिन अगर आपकी फॉर्म में किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है, रिगार्डिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं है, या फिर क्वेश्चन में क्लेम के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस दिन आपका जो स्पेसिफिक रिजर्व है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये रिजर्व आपका ऑटोमेटिकली फ्री रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका सेम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो मैंने भी आपको फ्री रिजर्व का बताया था। तो क्या होगा इसका सीधा सा ट्रीटमेंट, ये ऑल पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो कंडीशन 1 में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, या फिर आपके पास किसी भी प्रकार का प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है तो। लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन, अगर जिस दिन आप रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हो उस दिन आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो फिर वहां पर आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि ये जो क्लेम है वो किस लेवल तक है। अगर वो क्लेम रिजर्व से कम है तो रिजर्व में से जितना क्लेम है वहां तक का पैसा क्लेम के लिए, क्लेम के प्रोविजन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बचे हुए रिजर्व को ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां भी ओल्ड पीएसआर ही था, तो यहां की एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, यहां पर जो अमाउंट होगा अप टू क्लेम, अप टू अमाउंट ऑफ क्लेम। बाकी का जो रिजर्व बचेगा वो आप लोग ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं समझ में आ रही हो। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है बेटा कि अगर आपके पास जो रिजर्व है वो इतना नहीं है, इनसफिशियंट है जितना आपके पास क्लेम है, तो जितना रिजर्व है उस रिजर्व को पूरा उतना उस लेवल तक यूज कर लो, जिस लेवल तक रिजर्व है उस रिजर्व के लेवल को क्लेम के लिए यूज कर लो। बाकी का जो क्लेम है वो रिवैल्यूएशन से आपको चार्ज करना होगा। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। या फुल अमाउंट आ जाएगा, यहाँ रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ जो अमाउंट बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
समझ में आ गया। फिर एक एंट्री ऑटोमेटिकली होती है अगर क्वेश्चन में पूछता है तो, कि ये जो रिवैल्यूएशन है उसको आपको सभी पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन, फिर ये आपका एक एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ना, ये आपको पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करना पड़ता है। ये भी ओल्ड रेशियो में जाता है, न्यू में कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे आपके मैक्सिमम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के प्रोविजंस या रूल्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा स्पेसिफिक रिजर्व होता है आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके भी केस समझो। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट की रेट को फ्लक्चुएट, जो इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो अगर मार्केट में फ्लक्चुएट हो जाती है तो उससे होने वाले लॉस की कवरिंग के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी सेम है, मतलब नो चेंज है, तो उस कंडीशन में, मतलब ऐसे समझो कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में, तो इसका मतलब हो गया कि आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चेंज नहीं हुई। या फिर अगर जो मार्केट वैल्यू है वो सेम टू सेम उतनी ही है जितनी बुक वैल्यू है, तो दोनों ही कंडीशन में आपके इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई भी यूज नहीं हुआ, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व फ्री रिजर्व बन जाएगा और इसका सेम वही ट्रीटमेंट हो जाएगा जो एक फ्री रिजर्व का होता है। और इसकी एंट्री होगी आईएफएफ, केस 1 में आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ओल्ड रेशियो, समझ गए। बस इस केस 1 आपको क्लियर हो गया। आप केस 2 समझिए आईएफएफ का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है बुक वैल्यू से, मतलब जिस अमाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था उससे अलग अमाउंट मार्केट में हो गया है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है। तो आपको वहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हुई है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कि डिक्रीज हुई है, पहले आपको यह देखना पड़ेगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है तो भी आपके आईएफएफ का कोई यूज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आपको अपने आईएफएफ को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को फ्री रिजर्व मान करके सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सेम यही एंट्री हो जाएगी केस 2 में भी, समझ गए। लेकिन एक चीज और वहां ध्यान रखने वाली है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है तो जितनी वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहां समझ लेंगे कि हमारी अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको फिर किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है ना। वो आईएफएफ से थोड़ा अलग हो गया, क्लियर है। अच्छा, तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज हुई है तो वहां पर भी आपके 3 खेल है। थर्ड कंडीशन के अंदर देयर आर 3 खेल, है ना। तो फर्स्ट खेल क्या है कि ये जो डिक्रीजिंग है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज इक्वल टू आईएफएफ। आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो बाई चांस बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आईएफएफ के अमाउंट के बराबर है। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में 1 लाख रुपए का है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपीज है, मार्केट में उसकी कीमत रह गई इन्वेस्टमेंट की 80,000, और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी साइड में जनरेटेड है वो 20,000 है। तो इसका मतलब जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो उतना ही है जितना आपके पास रिजर्व है। उस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, बल्कि उससे आप इन्वेस्टमेंट की लॉस की कवरिंग करेंगे। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और यहां पर जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, आईएफएफ में जो अमाउंट है या फिर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों एक ही बात है, वो अमाउंट आएगा, है ना। अब इसी का थर्ड पॉइंट का खेल नंबर 2, क्या खेल नंबर 2 है कि अगर आपका आईएफएफ, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो आईएफएफ से कम है, तो आपको क्या करना है, आईएफएफ को
जितना आपके डिफरेंस है उसके लिए यूटिलाइज करना है, और बाकी का आईएफएफ पार्टनर्स के बीच में फ्री रिजर्व मान करके उनके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और एंट्री हो जाएगी आईएफएफ विद बुक वैल्यू डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहां आएगा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यहां आएगा रिमेनिंग जो आईएफएफ है वो, और वो बटेगा ओल्ड पीएसआर में। आ रही है ना बात समझ में? वीडियो ढंग से देखना, नोट्स बनाना, सब समझ में आ जाएगा। अब इसका खेल नंबर 3, खेल नंबर 3 क्या है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आईएफएफ से ज्यादा है, तो आईएफएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि आईएफएफ पूरा की पूरा यूटिलाइज होगा इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पर लॉस को कवर करने के लिए। बाकी और अभी जो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, मतलब और जो रिवैल्यूएशन के टाइम पर लॉस हो गया, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी आईएफएफ बुक वैल्यू से डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहां जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डलेगी वो आईएफएफ वाली अमाउंट डलेगी, ठीक है, और बाकी की जो है, नहीं सॉरी गलत हो गया, आईएफएफ अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू से, और बाकी का जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन से डेबिट होगा, ठीक है, और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट डलेगी वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस से डलेगी। तो डिफरेंस ज्यादा है, आईएफएफ कम है, तो डिफरेंस और आईएफएफ के बीच का जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन से चार्ज किया जाएगा। मेरी बात फिर से समझो, इन्वेस्टमेंट में कौन सा अमाउंट डलेगा, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, और आईएफएफ में कौन सा अमाउंट डलेगा, जो आईएफएफ की बुक वैल्यू है वो। अब इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट और आईएफएफ वाले अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन से डेबिट होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा वही सेम प्रोसीजर कि इस रिवैल्यूएशन के लॉस को सभी पार्टनर्स की कैपिटल में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन उनके ओल्ड पीएसआर में, ठीक है साहब। ये हो गया आपका आईएफएफ का पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस है बेटा, तो उस एक्यूमुलेटेड लॉस की वजह से हमें सभी पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा और उस एक्यूमुलेटेड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड लॉस के अंदर बेसिकली दो लॉस आते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका एक नाम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी होता है। तो उसकी एंट्री आपकी जो हो जाएगी वो यहां कर दे रहा हूं मैं, यहां आप देखिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एंट्री। एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, मतलब ये डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसको आप डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, ये आपकी एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड लॉसेस में। अच्छा, अब एक बात समझिएगा कि ये जो आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे थे अभी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और फ्री रिजर्व्स का एडजस्टमेंट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बच्चों इसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना है। इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का नाम होता है कि जब आप अपने रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह इन सबको न्यू बैलेंस शीट में, जो रिकंस्टिट्यूशन वाले दिन बनेगी, न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, ये वो रूल होता है। और बेसिकली विदाउट इंफॉर्मेशन यही रूल फॉलो किया जाता है कि इसको आप पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करके, या फिर लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करके खत्म कर रहे हो, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हो, इसको नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। लेकिन इसका एक तरीका और होता है कि आप इसको कंटिन्यू न्यू बैलेंस शीट में करना चाहते हो, मतलब रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो न्यू बैलेंस शीट में, तो अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा देता हूं, पहले पॉज करके इसकी फोटो ले लो। इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप अपने रिजर्व्स को न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हो, बच्चों अगर ऐसा हो रहा है कि आपको अपने रिजर्व्स को न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या एक्यूमुलेटेड लॉसेस को नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है, तो उस कंडीशन में आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी कैपिटल या करंट अकाउंट से, और उस एंट्री को पास करने के लिए आपको एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो वो नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा वो समझो। पहले आपको उसमें 3 से 4 स्टेप्स है। तो पहली स्टेप क्या है, आपको नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, जो भी आपके फ्री रिजर्व्स हैं, ठीक है, उन सबको आप प्लस कर लेना। किसमें, इसमें प्लस कर देना आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और इसमें से माइनस कर देना एक्यूमुलेटेड लॉसेस।
तो जो निकल के आएगा ना वो कहलाएगा नेट इफेक्ट। समझ गए? ये आपकी स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 क्या लोगे इसके अंदर? स्टेप 2 आप लोगे, आप निकालोगे इसके अंदर, स्टेप 2 के अंदर न्यू पीएसआर फाइंड होना चाहिए आपका। स्टेप 2 के अंदर न्यू पीएसआर नहीं, सॉरी, स्टेप 2 के अंदर आप लोग निकालोगे गेन पीएस या सेक्रीफाइस पीएस। गेन पीएस और सेक्रीफाइस पीएस। स्टेप 3 के अंदर आप लोग क्या करोगे? स्टेप 3 के अंदर आप लोग अमाउंट निकालोगे जो एंट्री में आपको पुट करना है। एडजस्टमेंट एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करोगे और एडजस्टमेंट एंट्री का जो अमाउंट निकलेगा ना उसके लिए एक फॉर्मूला है कि नेट इफेक्ट को आप लोग मल्टीप्लाई करना। नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई गेन पीएस और नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस पीएस। गेन पीएस से भी मल्टीप्लाई करना है इस नेट इफेक्ट को और सेक्रीफाइस पीएस से भी। और फिर इसके बाद 4th नंबर पर आप एक एंट्री करना जो गुडविल के एडजस्टमेंट की थी। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट, इस वाले अमाउंट से। ठीक है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है साहब? और फिर जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे उस बैलेंस शीट में जो आपके फ्री रिजर्व्स है एज इट इज लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे और जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो एज इट इज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे वो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड में चले जाएंगे। कई बार एक और खेल होगा, कई बार आपके पास मान के चलिए एक दो तीन तरह के रिजर्व है जो फ्री रिजर्व है, या फ्री रिजर्व भी आपके पास जिसमें जनरल रिजर्व बेसिकली आता ही आता है, कंटिजेंसी रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता है, ध्यान रखना। आपके पास कई बार ऐसा होगा कि रिजर्व भी होगा पीएनडल भी होगा। वो कह रहा है कि हम रिजर्व को तो कंटिन्यू कर रहे हैं नई बैलेंस शीट में और पीएनडल को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोनों रूल लग जाएंगे। जो चीजें कंटिन्यू नहीं करनी है न्यू बैलेंस शीट में उसमें केस नंबर 1 फॉलो हो जाएगा जो मैंने अभी पूरा बताया था, और जो चीज कंटिन्यू करनी है न्यू बैलेंस शीट में उसमें केस नंबर 2। तो नेट इफेक्ट में केवल उसी चीज को कंसीडर करेंगे नेट इफेक्ट निकालते समय जिन चीजों को न्यू बैलेंस शीट में कंसीडर करना है। बात समझ में आ रही है? एक चीज और, आप चाहो तो नेट इफेक्ट निकालते समय एक काम और कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी है, मान लो, समझना, क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी है ना, और क्वेश्चन के अंदर रिजर्व पीएनडल वगैरह इन सबको न्यू बैलेंस शीट में कंसीडर कंटिन्यू करना है। तो आप क्या करना, नेट इफेक्ट निकालते समय गुडविल की अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मत करना, आप यहीं पर नेट इफेक्ट में गुडविल और जोड़ देना, फर्म की गुडविल, ध्यान रखिएगा, फर्म की गुडविल। तो फिर जो आपका नेट इफेक्ट निकल करके आएगा ना वो गुडविल के इंक्लूजन के साथ आएगा। तो फिर आप एक ही एंट्री एक बार में कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली गुडविल का एडजस्टमेंट भी वही की वही हो गया। समझ गए ना? क्वेश्चन के अंदर अगर गुडविल भी है और साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स वगैरह इन सबको कंटिन्यू करना है, रिवाइज्ड प्राइस पे नहीं दिखाना बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना है ओल्ड प्राइस पे, है ना, तो उस सिचुएशन में आप गुडविल को भी इन्वॉल्व कर देना नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन करते समय। फिर गुडविल को अलग से ये वाली एंट्री करने की नीड नहीं है क्योंकि वही चीज गुडविल की भी है। ठीक है साहब? ये भी बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये तो मैंने सब आपको कराई दिया। अच्छा, एक चीज और रह गई थी, सॉरी, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट से पहले पॉइंट नंबर 3 में एक चीज और रह गई थी। कभी कभी आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आ गया तो आपकी ये जो एंट्री है ना ये रिवर्स हो जाएगी। जो सेक्रीफाइस, मतलब इफ नेट इफेक्ट इज नेगेटिव, हो सकता है अगर आपके पास प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस ज्यादा है तो आपको नेट इफेक्ट नेगेटिव मिलेगा। तो नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो आपकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आ रही है बात समझ में? ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है साहब? अच्छा, इसके अलावा ये भी चीज हो गई।
अब आप चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के पॉइंट पर। फोर्थ नंबर का पॉइंट है अपना अपनी जो असेट्स और लायबिलिटीज है। देखिए जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो आपको अपनी असेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर करना पड़ता है। इस कंपैरिजन में हो सकता है आपकी असेट्स की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो गई हो, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो सकता है असेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई हो। तो ऐसा करने पर आपको इंक्रीज होगा तो लॉस या प्रॉफिट भी होगा। अगर असेट्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, असेट्स डिक्रीज होगी तो लॉस होगा। लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको लॉस होगा और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी आपकी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं इन सबको आपको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और लास्ट में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको सभी पार्टनर्स की कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड एक्सीड करता है डेबिट साइड से तो आप इसको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का प्रॉफिट मानते हैं और इसकी वजह से ऑल पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। लेकिन अगर आपका डेबिट साइड एक्सीड करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो आप इसको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करने के बाद जो आता है उसे लॉस मानते हैं और इस लॉस की वजह से सभी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो अब कुल मिला के इसका जल्दी से 3-4 एंट्री से जल्दी से समझ लेते हैं। अगर आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वहां पर आपको जो इसकी जर्नल एंट्री करनी है वो करनी है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें मैंने इस वीडियो में आपको मैंने पूरा बेसिक बता दिया है, इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो अलग से बनाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आपकी असेट्स की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो डिफरेंस आ रहा है उससे एंट्री रिवर्स हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है, कभी कभी जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमें कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स पता चलती हैं जो हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी, तो उसको हम इंक्रीज इन असेट्स मान करके ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपकी लायबिलिटीज के रूप में होता है। अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो आप उसको अपना प्रॉफिट मानते हैं और उसकी जनरल एंट्री जो होती है वो होती है आपकी लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो भी डिफरेंस है उस अमाउंट से होगी एंट्री। और अगर आपकी लायबिलिटी कोई इंक्रीज हो गई है तो वो फिर आपको उस कंडीशन में आपका लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक है साहब। और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको ट्रेस होती है, तो अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो आपके लिए उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो इंक्रीज इन लायबिलिटी के रूप में ये वाला होगा। ठीक है, इसके बाद इनका डिफरेंस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके और उसका जो डिफरेंस आता है उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाती है। अगर क्रेडिट एक्सीड कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, और अगर डेबिट एक्सीड कर रहा है तो एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो भी रेशियो रहेगा ये ओल्ड रेशियो रहेगा। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन कि न्यू रेशियो में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में भी दो टाइप्स होते हैं, वो समझ लो। इसमें दो टाइप होते हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 क्या होता है जो मैंने अभी आपको सिखाया। इस टाइप नंबर को अगर थ्योरेटिकली एक्सप्रेस करें तो इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी बैलेंस शीट में जो आपकी रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की जो आपकी नई बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर आप अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड प्राइस पर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको टाइप नंबर 1 यूज करना होता है। लेकिन एक टाइप नंबर 2 भी होता है, वो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी बैलेंस शीट को, अगर आप अपनी न्यू बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड प्राइस पर कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर सेम आपको ये सब फंतड़ू नहीं करने हैं, आपको सेम ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। और नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन समझ लो। नेट इफेक्ट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीज इन असेट्स आपको प्लस करना पड़ेगा और डिक्रीज इन असेट्स आपको माइनस करने पड़ेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी आपको माइनस करनी पड़ेगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी आपको प्लस करनी पड़ेगी। तो इनको प्लस माइनस करके जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा नेट इफेक्ट। फिर सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा, गेन पीएस और सैक्रिफाइस पीएस निकलेगा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकलेगा, सेम फॉर्मूला लगा करके और फिर ये जनरल एंट्री हो जाएगी। और अगर आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर क्या होगा, आपका जो जनरल एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी जो मैंने ऊपर लिखी थी आपकी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और, फिर वही एक और आपका छोटा सा पॉइंट टू बी रिमेंबर है कि क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी है
और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन मतलब बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड प्राइस में नहीं दिखाना। तो नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन करते समय गुडविल को भी कंसीडर कर लेना। समझ गए ना। और सेम एक और चीज, अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी है, न्यू बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड प्राइस पे नहीं दिखाना, ओल्ड प्राइस पे दिखाना है। साथ ही साथ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी कंटिन्यू करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो नेट इफेक्ट में ये सब चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी। मतलब फिर वो जो नेट इफेक्ट निकलेगा, एक तो ये भी चीज उसमें इन्वॉल्व होगी, प्लस गुडविल वाला पोर्शन भी इन्वॉल्व होगा, प्लस ये चीजें भी इन्वॉल्व होंगी। तब जो निकलेगा वो एक नेट इफेक्ट निकलेगा, उसकी एक सेम एंट्री हो जाएगी। बार बार एंट्री मत करते डोलना। समझ रहे हो। ये था इसमें। अभी इसमें 1 मिनट का पॉज ले। ओके गाइस, तो अभी रिवैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जो है एक्सपेंसेस का। देखो, जब आप रिकंस्टिट्यूशन करोगे तो आपको एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस है। सबसे पहला प्रोविजन है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, और रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन मतलब रिकंस्टिट्यूशन का एक्सपेंसेस हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसने किया है, क्या है, कैसे है, तो ये माना जाता है कि फर्म ने किया है वो खर्चा। और उसकी एक बहुत सिंपल सी एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, है ना। जब नॉर्मल आपके यहाँ कोई रिकंस्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहा है। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये रिम्यूनरेशन मतलब अगर इस रिकंस्टिट्यूशन के लिए, समझिएगा मेरी बात को, अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करने के लिए किसी पार्टनर को अपॉइंट किया है, तो आप उस पार्टनर को बोल रहे हो कि भाई तेरे इस काम के बदले हम तुझे रिम्यूनरेशन देंगे, तो उस पार्टनर को रिम्यूनरेशन देने की जो एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। लेकिन ये जो रिम्यूनरेशन है ना, ये केवल उसके काम करने के बदले मिला है, और उस पार्टनर ने जो भी खर्चा करवाया होगा हमसे रिकंस्टिट्यूशन का, उसकी एंट्री अभी जो पहले बताई थी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। समझ में आ गया। ये हो गया केस नंबर 1। अब इसके अंदर एक केस और होता है कि अगर हम पार्टनर से मुग्गम में तय कर ले कि भाई देख सुन, तू हमें बता कि रिवैल्यूएशन रिकंस्टिट्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो तुझे ही बॉर्न करने हैं और तेरी मेहनताना भी। तू हमें ये बता कि एक अमाउंट बता दे जिसमें हम दोनों चीजें कंसीडर कर लेंगे, तेरा रिम्यूनरेशन भी और रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस भी। फिर हमें कोई मतलब नहीं है, हमसे एक अमाउंट सेट कर ले। तो उस कंडीशन में एक ही जनरल एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अब इसके बाद उस पार्टनर ने रियलाइजेशन रिकंस्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस कितने पे किए कि नहीं किए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर वो एक्सपेंसेस पार्टनर को पे करने थे और किसी वजह से पार्टनर ने फर्म से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, अभी आप मेरे बिहाफ पर पे कर दो, तो पहले जब फर्म को उसको वो पैसे देने थे तो फर्म उसकी एंट्री करके बैठी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। लेकिन इसके बाद अगर उस पार्टनर ने एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया कि अभी मेरी स्थिति नहीं है, आप एक काम करो अभी मेरे बिहाफ पर आप पे कर दो, तो एक सेकंड एंट्री होगी। अगर फर्म पार्टनर के बिहाफ पर एक्सपेंसेस पे करती है तो सेकंड एंट्री होगी उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्योंकि भाई आपने पहले उस पार्टनर का करंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था जब आप सोच रहे थे कि वो दे देगा या आप उसको दे रहे थे, लेकिन उसके बिहाफ पर आप जितने भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो उस एक्सपेंसेस से उसका कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई। और ये तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि फर्म का ही खर्चा था और फर्म को ही पे करना था, उसकी एंट्री में आपको बता ही चुका हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले आप इसकी खूबसूरती समझो टॉपिक की कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जो पार्टनर है वो अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल अब हो जाए।
मतलब वो अपनी कैपिटल को अपने न्यू पीएसआर के प्रपोर्शन में लेके आना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए वो ये देखेंगे कि अभी उनकी जो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल है और जो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग उनकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, अगर उनकी एडजस्टेड कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा है तो एक्सेस पार्ट को वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, या फिर अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो उस एक्सेस पार्ट को अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे, और कुछ नहीं कहेगा तो विड्रॉ करेंगे, और अगर बोलेगा कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल जो कि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आने वाली है, एडजस्टेड कैपिटल और जो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग टोटल जो नई कैपिटल होगी फर्म की उसके न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग उसकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, तो अगर उसकी एडजस्टेड कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है तो जो शॉर्टेज है या जो डेफिशिएंसी है वो लेकर आएगा और उसकी एंट्री फिर लाने वाली हो जाएगी, ठीक है। या फिर वो नहीं लेके आ रहा होगा तो क्वेश्चन में बोल रहा होगा कि अभी अपने करंट अकाउंट में डेबिट करा रहा होगा वो डिफरेंस को, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें 3-4 प्रोसेस होते हैं, फटाफट से समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फाइंड न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की न्यू कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कैसे फाइंड होगी, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। कैसे फाइंड होगी, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, टोटल ऑफ, ध्यान दीजिए सृष्टि, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्या आएगा सृष्टि यहां पर, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। फोकस्ड हो जाओ नहीं तो न्यूमेरिकल सड़ जाएंगे। टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, जो सभी पार्टनरों की जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आ रही है ना हर एक पार्टनर की, उन सबका टोटल कर लो, वही होगी आपकी न्यू कैपिटल। सेकंड स्टेप होगी फाइंड या कैलकुलेट न्यू पीएसआर। क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड है, और नहीं दिया तो अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन में जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग न्यू पीएसआर निकालेंगे। थर्ड होगी कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपिटल, और रिक्वायर्ड कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल इन न्यू पीएसआर। नई कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपको ईच पार्टनर की रिक्वायर्ड कैपिटल निकल आएगी। फोर्थ है कंपेयर एडजस्टेड कैपिटल विद रिक्वायर्ड कैपिटल, और इफ एडजस्टेड कैपिटल इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड कैपिटल तो ये कहलाएगी आपकी, इट विल बी एज्यूम्ड एज एक्सेस सरप्लस, है ना, जो सरप्लस होगा, और उस सरप्लस को या तो विड्रू किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में। और अगर आप विड्रू करते हैं तो विड्रू की एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रिमेंबर दिस, यहां करंट नहीं आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कभी करंट अकाउंट में नहीं लगता। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर आप उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो एक्सेस को तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, और फिर ये वाला जो करंट अकाउंट है बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए। और अगर इसका अपोजिट होता है, इफ एडजस्टेड कैपिटल इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है, तो जो डिफरेंस है वो सिचुएशन बनेगी शॉर्टेज की। और इस शॉर्टेज के दो रूल है, या तो ब्रिंगिंग या फिर ट्रांस या फिर डेबिटेड टू करंट अकाउंट। अगर लेके आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर वो अपने करंट अकाउंट में डेबिट करवा रहा है इस डिफरेंस को तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
और फिर ये वाला करंट अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड में चला जाएगा न्यू वाली में। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और जब आप ये चीज निकालोगे ना, ये चीज नहीं, सॉरी, ये चीज निकालोगे तो ये चीज आपकी कहलाएगी, जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप उसके बैलेंस शीट जो चाहिए होगी वो ये चीज होगी, और यही वाली कैपिटल आपकी न्यू बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटीज में कैपिटल के नाम से। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का।